प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपकी जो पाठ्यक्रम में जो 3 पाठ्य पुस्तकें संकलित है, 3 विधाएं, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी एकांकी के उद्भव विकास से संबंधित पाठ्यक्रम को हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। साथ ही पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आपकी निबंध संग्रह जो पाठ्य पुस्तक है उसको आरंभ किया था, जिसमें प्रथम निबंध जो है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिस पर मैंने पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाएं ले ली थी, जिसमें एक ऑनलाइन कक्षा में लेखक के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उस निबंध की प्रमुख जो विषय वस्तु है, जो सारांश है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। और पिछली जस्ट 2 ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने इस निबंध को काफ़ी विस्तार से, इसका भावार्थ मैंने आपको समझाया, इसकी विषय वस्तु पर टिप्पणियां करते हुए मैंने आपको काफ़ी विस्तार से समझाया है। और आज हम इस निबंध के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। सॉरी, यहाँ से इसको पिछली जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, लास्ट की तीसरी ऑनलाइन कक्षा, जिसमें इस अंतिम पैराग्राफ से हमें इसको आरंभ करना था, तो आप ध्यान से सुने। हमने इसमें वेदों के साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, संहिताएँ, रामायण, महाभारत, इन सभी पर काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली थी। और बौद्ध धर्म जो आया था, उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार किया था, और बौद्ध धर्म के तुरंत पश्चात पुराण साहित्य आता है, जिस पर हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, बौद्धों के उच्छेदन के उपरांत एक जमाना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण, उपपुराण और संहिताएं कुछ ही समय में, यानी 200-300 वर्षों के हेर फेर में रची गई थी। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीतियाँ जो पूर्व में जो प्रचलित थी, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं रही। यानी जो वेदों में जो हमारी जो धर्म शिक्षाएं और समाज के रीति रिवाज जो वर्णित हैं, वो अब पूरी तरह से बदल गए हैं। उनमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं, यानी स्मार्ट धर्मावलंबी। उनमें तो अलबत्ता अधिकांशतः वेदोक्त कर्म का यत्किंचित प्रचार पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत वेदों का उनमें प्रचार मात्र है, सो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच आ घुसा है, यानी पुराणों की बातें उसमें भी आ गई हैं। हमारी विद्यमान छिन्न दशा, जिसके कारण हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण की कृपा है। यानी जातीयता को छिन्न करने का कार्य पुराणों ने किया, धर्म को छिन्न करने का कार्य पुराणों ने किया, और हमारे धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को तोड़ने का जो सारा कार्य है वो इन पुराणों ने किया है। पुराणों की बड़ी कृपा रही इसके ऊपर। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। यानी जाति पाति के बंधन बिल्कुल भी नहीं आए, जब तक वेदों का साहित्य और वेदों की परंपराएं प्रचलित थी। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियां और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम घिना उठते थे, और उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से हमने अहिंसा धर्म के प्रचार में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विकी धर्म की को विशेष स्थापित किया। यानी कहने का तात्पर्य, वेदों के समय की जो परंपराएं थी, जिन परंपराओं को वेदों ने नकारा था, उन परंपराओं को इन्होंने पुराण साहित्य ने अपने में स्थान दिया है, जिससे समाज छिन्न भिन्न हो गया। हमारे जो मूल्य हैं वो परिवर्तित हो गए। अनेक मतांतरों का प्रचार भी पुराणों की ही करतूत है। पुराण वाले तो
पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए थे, यानी पंचरात्र पूजा। तंत्रों ने बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक शूद्र देवताओं, जैसे तांत्रिकों ने क्या किया, भैरव देवी, भैरू जी भगवान, माँ काली, माँ डाकिन, साकिनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मध्य मास के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझकर उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर से उनका बहाल कर दिया, यानी इन परंपराओं को लागू कर दिया। पर बलवीर की पुष्टता से और जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित रह गए थे इन चीज़ों से। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता, यानी तांत्रिकों ने इस हिंदुस्तान का जो स्थिर है वो नीचे गिराया। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निश्चित है, यानी ब्राह्मणों के लिए जो वेदों का पाठ करते हैं उनके लिए तंत्र मंत्र एक तरह से निषेध है, मना है। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है, यानी बहुत नीचे गिर सकता है। ये जो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी कुछ कुछ संयुक्तिक मालूम होता है। बहुत सी पुराण तंत्रों के बाद बने हैं, बहुत से पुराण इन तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया है। हम ऊपर लेखक कहते हैं कि हमने ऊपर ये बता दिया है कि हिंदू जाति में जो कौमियत यानी जातिगत एक हिंदुस्तान, एक जाति, मानव जाति के छिन्न भिन्न होने का जो सूत्रपात इन पुराणों ने किया और इन तंत्रों ने इसे बहुत परिपुष्ट किया, शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक यानी जुदे जुदे फिरके हो गए, इनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार नहीं हुए। यानी ये धर्म संप्रदाय आपस में एक दूसरे की काट छांट कर रहे थे, एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे, एक दूसरे के मुंह नहीं देखना चाहते थे। ये तब परस्पर का एका और सहानुभूति कहाँ रही, यानी जो एकता है वो धार्मिक एकता, सर्वधर्म समभाव, वो एकता रही नहीं। हिंदुस्तान में वो टुक टुक हो गई। जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80, तो ये कहावत हिंदुस्तान पे चरितार्थ होती है। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं, नए नए धर्म संप्रदाय बनते जा रहे हैं आए दिन। ये टुकड़े जितना वैष्णव धर्म में अधिक हैं उतना शैव शाक्तों में नहीं है। वैष्णव धर्म में अधिक टुकड़े हुए हैं और आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं तो कृष्ण के उपासक राम के उपासक से इत्तेफाक नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते। कृष्ण उपासकों में भी सत्यानासीन अन्यन्यता ऐसी आड़े आई है कि ये इनके आपस में ही बड़ा खटपट लगाई रहती है, यानी धर्म संप्रदाय में आपसी टकराहट लगातार होती जा रही है। प्राकृत भाषा के उपरांत हमारे देश के साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रायसा। यानी एक पद्मावत जिनके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है और लौकिक अवधि में वो लिखा हुआ है, और दूसरा डिंगल शैली में रचा हुआ पृथ्वीराज रासो है जिसके रचयिता चंदवरदाई जी हैं। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर थोड़ा सा रस है, पर पृथ्वीराज रायसा में तो तारीफ के लायक कोई सी बात ही नहीं है। लेखक के विचार हैं कि हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। प्राकृत से उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का अलबत्ता रायसा से लगता है, रायसा यानी पृथ्वीराज रासो से। मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी यानी मराठी, बंगाली आदि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा यानी अलग अलग हो गई। इन एक देशी भाषाओं में यानी एक ही देश की ये जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जिसमें बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है, मराठी महाकठोर और कर्णकटु है, पंजाबी वास्तव में निहायत यानी बिल्कुल ही बद्दी, कठोर और रूखापन लिए हुए हैं, उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए, इसमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी और ब्रजभाषा बुंदेलखंडी बेसवाड़ा अंचल
तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद हैं, अन्य उपभेद भी हैं। ब्रजभाषा में यदि भी कुछ मिठास है, पर ये इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के द्वारा कोई दूसरा रस आ ही नहीं सकता है। श्रृंगार रस का वर्णन इसमें सर्वाधिक होता है। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की बोली है, और इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद इसमें निराली है। भिन्न रुचि लोक यानी जो संसार है वह भिन्न भिन्न रुचियों वाला है। हमें बेसवारी की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसी मराठी, गुजराती, बंगाली की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पहुँच है। सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना की इसमें और कुछ हुई ही नहीं जिसे हम उसके साहित्य के भंडार में शामिल करते हैं। दूसरी उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए हैं कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की गद्य रचना का अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं। प्रसंग प्राप्त अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु ये विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला होगा। इससे यही समाप्त करना होगा। उर्दू की समालोचना लेकर कह रहे हैं कि फिर और हम कभी करेंगे। ये निबंध प्यारे विद्यार्थियों यहीं समाप्त होता है। 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इस निबंध का विस्तार से अध्ययन किया है और काफ़ी विषय वस्तु को मैंने विस्तार से समझाया, और उस निबंध का सारांश, विषय वस्तु और लेखक के कर्तृत्व, व्यक्तित्व पर काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा कर ली है। और हम पुनः इस निबंध के आरंभ में आते हैं, जहाँ मैंने इस निबंध के 20 बिंदुओं में इसकी विषय वस्तु को समेटा है कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है उस देश के मनुष्य हृदय का आदर्श रूप होता है। इसको आप अच्छी तरह से प्रत्येक कालखंड से वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद इन सभी को लेते हुए आप इस बिंदु को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य और समाज की परंपराओं में घनिष्ठ संबंध है। समाज जैसा होगा साहित्य वैसा ही होगा। प्राकृतिक जो नियम होते हैं, सुख दुख, इनका अनुसरण साहित्य भी करता है। वैदिक साहित्य में जो उच्चतम कोटि के जो मूल्य हैं उसका चित्रण हुआ है। वैदिक साहित्य में जन हृदय ऐसा उच्च कोटि का था, यानी जिसमें कुरीतियों और अंधविश्वासों का अभाव था। उपनिषद साहित्य में जन हृदय ईश्वर के प्रति आस्था भाव रखता था, तो वैसा ही चित्रित हुआ। और स्मृतियों का जो साहित्य है वो सामाजिक नियमों का, स्मृतियों के साहित्य से सूत्रबद्ध होता है। सामाजिक नियम बने, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि बनी, तो उनका ही चित्रण इसमें हुआ। रामायण और महाभारत का जो साहित्य है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। महानतम कवि वाल्मीकि जी की चर्चा होती है। भविष्य दृष्टा महाकवि व्यास जी के बारे में चित्रण इस पे निबंध में हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य के महत्व पर चर्चा हुई है। पुराणों का साहित्य, विविध मतवादों का प्रचार प्रसार, तंत्र मंत्र आदि, डाकिन आदि की जो चर्चाएं हुई है वो पुराणों की देन है। साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है, इस पर काफ़ी विस्तार से आप लिख सकते हैं। प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जो परंपराएं थी उनकी सिद्धांत आदि के बारे में आप लिख सकते हैं। सामाजिक जीवन कभी एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छा आप लिख सकते हैं। और तद्युगीन भाव विचार के अनुरूप साहित्य सृजन होता है, इस पर काफ़ी विस्तार से आप लिख सकते हैं। समाज के आंतरिक भाव साहित्य में प्रकट होते हैं, ये पूरे निबंध का सारांश है। और रामायण के समय आदर्श मूल्य जो महाभारत में मूल्य पतन की ओर अग्रसर होते हैं, इस पर काफ़ी विस्तार से लिख सकते हैं। और रामायण के गुण महाभारत में अवगुण बन जाते हैं, इस पर भी काफ़ी अच्छा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। पद्मावत और पृथ्वीराज रासों की चर्चा भी इस निबंध में हुई है, उसके ऊपर भी आप काफ़ी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो निबंध हैं ये आज यहीं समाप्त होता है। अगले निबंध अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो ये वीडियोज हैं इन सभी के लिंक जो है व्हाट्सएप के अनुसार जो आपके ग्रुप्स बनाए हुए हैं कक्षावार, उन सब में हम इसके लिंक शेयर कर रहे हैं। और कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है CCE राज गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर भीलवाड़ा, उस पर हम इन सभी वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं और प्ले लिस्ट उनकी बनी हुई है। उनमें सभी विषयवार आप इन वीडियोज को खोलेंगे तो सारे वीडियोज आपके सामने एक साथ ओपन हो जाएंगे। साथ ही इनके PDFs नोट्स जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं वो हमारे पर्सनल नंबर पर अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड करें ताकि हम उनको भी इन ग्रुप्स में जोड़ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें
और लाइक ज़रूर करें इन वीडियोज़ को सभी को, ताकि फटाफट आगामी वीडियो भी इनसे संबंधित आपके साथ ओपन होते जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला जो निबंध होगा कवि कर्तव्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित, उस निबंध पर हम अगली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।